दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की सियासत और हुकूमती गलियारों की निगाहें आज होने वाली सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और कई अहम प्रस्तावों तथा विभागीय एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक प्रशासनिक और विकासात्मक फैसलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर गहन मंथन के बाद सरकार कई नई घोषणाएं कर सकती है, जिनका सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ सकता है। बैठक समाप्त होने के बाद शाम 6 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। बिहार में पिछले कुछ दिनों तक चली आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दिलाई थी, लेकिन अब मौसम ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान पूरी तरह साफ है और सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। पटना की राजधानी में शिक्षा के मैदान पर एक नया घिनौना खेल खेला गया है। खान सर की खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस पर मंगलवार रात करीब 10:10 बजे हुए पथराव और तोड़फोड़ ने पूरे बिहार को हिला दिया। बुधवार सुबह खान सर ने क्लास लेने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं कोचिंग पहुंचे और कदमकुआं थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। यह हमला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि युवा आकांक्षाओं पर सीधा हमला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ अराजक तत्वों ने कोचिंग परिसर पर हमला बोला, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पर गोलीबारी की अफवाहें तेजी से फैलीं, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच में फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं की। सीसीटीवी फुटेज और इलाके के लोगों की पूछताछ से अहम सुराग मिले हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कथित तौर पर ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े 15 से 20 लोग इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। लंबे समय से दोनों कोचिंग के बीच चल रहे तनाव ने अब हिंसक रूप ले लिया है। दरभंगा में चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अल्लपट्टी स्थित पारस ग्लोबल हॉस्पिटल को पीड़ित परिवार को 33 रुपये 1,20,000 मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को सेवा में गंभीर कमी, इलाज में लापरवाही और मरीज की मौत के मामले में दोषी ठहराते हुए 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का हुक्म जारी किया है। यह मामला वर्ष 2023 का है, जब खराजपुर निवासी 47 वर्षीय वरुण कुमार झा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 6 जनवरी की रात पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि जांच के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को खतरे से बाहर बताया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और आधी रात के आसपास उनकी मौत हो गई। इस अप्रत्याशित मौत के बाद परिवार ने इलाज की पूरी जानकारी और मेडिकल चार्ट की मांग की, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सोमवार को लगी आग की घटना ने संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत प्रबंधन और रखरखाव प्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। इस हादसे के बाद पीएमसीएच प्रशासन हरकत में आ गया है और संस्थान के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने खुलकर मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गंभीर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि विद्युत सुरक्षा और नियमित रखरखाव को प्राथमिकता नहीं दी गई तो भविष्य में भी ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे। घटना के बाद प्राचार्य ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। विभागाध्यक्ष द्वारा क्षति की विस्तृत सूची प्रशासन को सौंप दी गई है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि वह स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और आग लगने के वास्तविक कारणों की गहन जांच कराई जा रही है। पटना में शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्था पर हुए हमले के बाद माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। बुधवार सुबह बड़ी तादाद में छात्र पढ़ाई के लिए कोचिंग पहुंचे, लेकिन हालात को देखते हुए खान सर ने क्लास लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसके बाद परिसर और आसपास के इलाके में खान सर जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। हालांकि खान सर की ओर से दर्ज कराए गए केस में भी गोलीबारी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही पटना पुलिस ने भी फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया है। हमले के बाद कोचिंग संस्थान के बाहर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और खान सर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनके शिक्षक की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। बिहार में हर साल बाढ़ का कहर लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता रहा है, लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अपनी रणनीति को पूरी तरह हाईटेक और प्रभावी बनाने का फैसला किया है। नेपाल से आने वाले पानी और वहां होने वाली भारी बारिश के कारण अचानक उत्पन्न होने वाली बाढ़ की आशंका को कम करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिरहुत प्रमंडल के अपर निदेशक डॉ. अजय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक गलियारों में इस मामले की जोरदार चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम को शिकायत मिली थी कि एक कार्य के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद ब्यूरो ने जाल बिछाकर कार्रवाई की योजना तैयार की। इसके बाद विशेष टीम ने निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। बिहार की मिट्टी के एक और प्रतिभावान चेहरे ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपनी धाक जमा दी है। मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के चैनपुर गांव के रहने वाले चंद्रशेखर अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं। जैसे ही इस बड़ी उपलब्धि की खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में जश्न का ऐसा धमाका हुआ कि लोग खुशी से झूम उठे। जस्टिस चंद्रशेखर का कानूनी गलियारों में पुराना और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वे इससे पहले रांची, जयपुर और मुंबई हाईकोर्ट में जज के तौर पर अपनी अदालती हुकूमत चला चुके हैं। हालांकि उनका परिवार अब गांव से बाहर रहता है, लेकिन अपनी मिट्टी से उनका जुड़ाव आज भी उतना ही मजबूत है। मंगलवार को जैसे ही ग्रामीणों को उनके सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का सूचना मिला, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया और सबने एक दूसरे को गले लगाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जस्टिस चंद्रशेखर ने अपनी बेदाग ईमानदारी और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है, जिसने पूरे मुजफ्फरपुर का नाम देश भर में चमका दिया है। बिहार के सियासी अखाड़े में आरजेडी के दबंग विधायक बोगो सिंह ने एनडीए सरकार के खिलाफ ऐसा तीखा हमला जारी किया है, जिससे पटना से लेकर बेगूसराय तक हड़कंप मच गया है। मटिहानी से विधायक बोगो सिंह ने सरकार के सुशासन और जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने अधिकारियों और सत्ता में बैठे रसूखदारों के गठबंधन पर सीधा वार किया है। आरजेडी विधायक ने सूबे में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने हाल ही में जहानाबाद और खुद बेगूसराय में बेटियों के साथ हुए जघन्य अपराधों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ जो जघन्य अन्याय हुआ है, उसके पीछे सत्ता के संरक्षण में पल रहे सफेद पोश गुंडे शामिल हैं। यही वजह है कि एनडीए राज में इन बेगुनाह बेटियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला और कातिल व दरिंदे सरेआम घूम रहे हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मची अंधेरगर्दी के खिलाफ सरकार ने एक और बड़ा कार्रवाई किया है। विभाग के नए कप्तान यानी मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वारंट जारी करते हुए मंगलवार को 8 अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को सीधे नाप दिया है। महकमे के भीतर इस क्लीन अप ऑपरेशन की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज एक हफ्ते के भीतर 23 बड़े अधिकारियों का कार्रवाई जा चुका है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच, चार्जशीट दाखिल करने और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का सख्त आदेश जारी हुआ है। बिहार की राजनीति में जदयू ने खुद को एक बार फिर सबसे प्रभावशाली दलों में शामिल कर लिया है। संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति के बीच जेडीयू ने दावा किया है कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या अब 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसे बिहार की सियासत और जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की पार्टी की रणनीति में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी ने 6 महीने से भी कम समय में सदस्यता अभियान का पहला बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि 2 जून 2026 तक जेडीयू के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 1,01,925 हो चुकी है। दरअसल जहां जदयू के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है, तो दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि उनके सदस्यों की संख्या करीब 3 करोड़ से ज्यादा है। पटना के सबसे भारी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंडिकेट दानापुर बेहटा एलिवेटेड प्रोजेक्ट की रफ्तार पर जमीन के पेच और मुआवजे के विवाद ने ब्रेक लगा दिया है। रंग रूप बदलने की इस महायोजना में सबसे बड़ा अड़ंगा दानापुर स्टेशन के पास लगा है,
जहां रेलवे के अपने अधिकार क्षेत्र जमीन पर कुंडली मारकर बैठने की वजह से 10 पिलरों का काम अधर में लटका हुआ है। इस गतिरोध अड़चन का सीधा खामियाजा स्थानीय पब्लिक को ट्रैफिक जाम के प्रताड़ना के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जब इस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की हाई लेवल बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकारियों ने इस जमीन विवाद का मुद्दा उठाया तो पटना के डीएम डॉ त्यागराजन SM फुल एक्शन मोड में आ गए। डीएम ने दानापुर SDO और ट्रैफिक SP को साफ हिदायत दी है कि निर्माण साइट पर भारी प्रशासनिक अमला और सुरक्षा सहायता तैनात की जाए ताकि कोई भी बाहरी तत्व काम में खलल न डाल सके। आरा भोजपुर जिले के आरा में नवादा थाना इलाका इन दिनों बाइक चोर गिरोह का सेफ हेवन बन चुका है। जज कोठी मोड़ स्थित शंभू पैलेस के सामने होटल अंपायर के पास चोरों ने पुलिसिया गश्त की धज्जियां उड़ा दी हैं। महज 48 घंटे के अंदर एक ही जगह से 2 दुपहिया वाहनों की सरेआम चोरी ने पूरे शहर में दहशत का माहौल बना दिया है। ये घटना महज चोरी नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी और अपराधियों के हौसले का जीता जागता सबूत है। वारदात की तफ्तील के मुताबिक 1 जून 2026 की दोपहर करीब 3:35 बजे होटल अंपायर के सामने खड़ी पैशन प्रो बाइक चोरों ने इत्मीनान से लॉक तोड़कर उड़ा ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ कैद है कि शातिर उचक्का कैसे बेखौफ बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस इस गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी कि ठीक अगले दिन शाम 7:30 से 8 बजे के बीच उसी जगह से दूसरी बाइक भी गायब हो गई। 2 दिनों में 2 वारदात, यह खुली चुनौती है पुलिस महकमे को। स्थानीय दुकानदार, होटल स्टाफ और ग्राहक अब खौफजदा हैं। इलाके के बाशिंदों का इल्जाम है कि यह पूरा क्षेत्र क्राइम प्रोन जोन बन चुका है। पहले भी कई गाड़ियां यहीं से गायब हो चुकी हैं। लोग पूछ रहे हैं पुलिसिया मुस्तैदी सिर्फ कागजों पर क्यों? राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल VVIP इलाके स्थित 10 सर्कुलर रोड वाले राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। इस पूरे विवाद पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बिहार सरकार के मंत्री संजय टाइगर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के प्रशासनिक और विधिक मामलों पर मुख्य विपक्षी दल को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। मंत्री संजय टाइगर ने RJD नेतृत्व को नसीहत देते हुए कहा कि जो आवास नियमों के अनुकूल आवंटित किया गया है, विपक्ष को बिना किसी आपत्ति के उसमें चले जाना चाहिए। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत होती है और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इस प्रशासनिक फैसले पर बेवजह का बखेड़ा खड़ा करना कहीं से भी न्यायसंगत और ठीक नहीं है। बिहार के कटिहार शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर गरज उठा है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में शुमार मिर्चाईबारी में नगर निगम प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर के जरिए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम की इस अचानक हुई सख्त कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार आनन फानन में अपना सामान समेटते नजर आए। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे और पथराव मामले के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है रोशन आनंद। पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज KGS पर हुए हमले के मामले में ज्ञान बिंदु GS अकादमी के संचालक रोशन आनंद सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ अभिषेक और गौरव नामक 2 अन्य सहयोगियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोप है कि कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित खान ग्लोबल स्टूडियो के बाहर कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ की, जिसके बाद जांच में ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों की पहचान हुई। पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाका लंबे समय से बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले बड़े संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा भी काफी तेज रहती है। खान सर की बढ़ती लोकप्रियता और कम फीस मॉडल के बीच ज्ञान बिंदु और KGS के बीच वर्चस्व की लड़ाई की चर्चा पहले से होती रही है। अब ताजा विवाद ने इस प्रतिस्पर्धा को खुलकर सामने ला दिया है। पटना ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव भाप्रसे ने बुधवार को राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति तथा ट्रिपिंग की घटनाओं को लेकर फील्ड अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अजय यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी कार्य निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की बिजली बाधा या ट्रिपिंग की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा उपभोक्ताओं को असुविधा न हो, इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, लाइनों एवं अन्य विद्युत अवसंरचनाओं के नियमित निरीक्षण एवं समयबद्ध रखरखाव पर विशेष जोर दिया। साथ ही
फील्ड स्तर पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। पटना। राजधानी पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले और दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच उपजे विवाद को लेकर विख्यात शिक्षक गुरु रहमान का एक बेहद कड़ा और विस्फोटक बयान सामने आया है। गुरु रहमान ने इस पूरे घटनाक्रम को कोचिंग माफियाओं की नौटंकी करार देते हुए दोनों ही पक्षों पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह विवाद बेहद पुराना है और अगर इन लोगों ने अपनी नौटंकी बंद नहीं की तो स्थिति आगे चलकर और भी बदतर हो जाएगी। कोचिंग संस्थानों द्वारा दरोगा और अन्य परीक्षाओं के नतीजों को लेकर किए जा रहे दावों पर गुरु रहमान ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई दावा कर रहा है कि उनके यहां से 12,000 रिजल्ट हुए तो कोई 14,000 रिजल्ट बता रहा है। सच तो यह है कि बिहार के ये कोचिंग संस्थान सिर्फ क्यूबूतर उड़ाने हवाई दावे का काम कर रहे हैं। औरंगाबाद। भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह दिल्ली में उत्तर कोयल परियोजना से संबंधित कार्य को पूरा कराने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व सांसद ने उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने, कुटकू डैम में शीघ्र गेट लगाने तथा शेष सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति C0C0E0A0 ने आज बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और राष्ट्रीय राजमार्ग 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। 143.59 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 3,936.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर B0O0T0 मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि बिहार के विकास को नई रफ्तार देने वाला यह ऐतिहासिक निर्णय है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सहयोग लगातार मिल रहा है। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिसका लाभ बिहार वासियों को मिल रहा है। कई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने की परियोजना से सीमांचल एवं कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पटना के प्रसिद्ध श्री श्री पंचरूपी हनुमान मंदिर राजवंशी नगर के द्वारा एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सेवा समिति का गठन किया गया है। मंदिर प्रबंधन की इस नई समिति में सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार सिंह को सर्वसम्मति से संयोजक मनोनीत किया गया है। समिति के नवनियुक्त संयोजक डॉ. सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो. रणबीर नंदन के विशेष आह्वान पर इस समिति को धरातल पर उतारा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मंदिर के सामाजिक सरोकार और जन कल्याण से जुड़े क्रियाकलापों को गति देना है। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण से जुड़े कुल 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। मुख्य सचिवालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई इस बैठक में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और विभिन्न विभागों के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए, जहां राज्य के चहुमुखी विकास के खाके को मंजूरी दी गई। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार 3 जून 2026 को मुख्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 13 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, श्रम संसाधन और समाज कल्याण विभाग के कई नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के इस कदम से राज्य में बड़े पैमाने पर निजी निवेश का रास्ता साफ हुआ है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के नियमों में बदलाव को लेकर किया गया है। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर अब ₹4 लाख प्रतिवर्ष कर दिया है। इस आय सीमा में बढ़ोतरी होने से राज्य के गरीब और मध्यम आय वर्ग के जरूरतमंद मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही सरकारी डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पटना।
पूर्व स्वास्थ्य व कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से बिहार के कृषि परिदृश्य और अन्नदाताओं की आय में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से फरवरी 2026 में धरातल पर शुरू किए गए इस मिशन के तहत बिहार को 93.75 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि दी गई है। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का सिवान सदर समेत समस्त बिहार की जनता और विशेषकर किसान भाइयों की ओर से आभार व्यक्त किया। श्री पांडेय ने कहा कि केंद्रीय बजट 202526 में घोषित और 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर ये मिशन देश को पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। सुपौल जिले के वीरपुर नगर के केशव नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में बुधवार से 7 दिवसीय शौर्य शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। भूमि पूजन के साथ शुरू हुए इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में उत्तर बिहार के 21 जिलों से पहुंची करीब 150 युवतियां और महिलाएं भाग ले रही हैं। आगामी 10 जून तक चलने वाले इस शिविर के उद्घाटन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत भूमि पूजन संपन्न कराया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लेकर संकल्प लिया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में महिला संगठन से जुड़ी कई प्रमुख महिला नेत्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उद्घाटन के मौके पर दुर्गा वाहिनी की उत्तर बिहार संयोजिका शिवानी देव, मातृशक्ति उत्तर बिहार की प्रांत संयोजिका अनीता गुप्ता और पूर्णिया जिला मातृशक्ति संयोजिका भारती देवी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इसके अलावा बजरंग दल के जिला संयोजक मुकेश कुमार यादव सहित विभिन्न जिलों से आई महिला कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के 7 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के 10 विभिन्न पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (एनबीए) से मान्यता प्राप्त हुई है। इसे राज्य की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मान्यता प्राप्त संस्थानों में राजकीय पॉलिटेक्निक औरंगाबाद का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, राजकीय पॉलिटेक्निक छपरा का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, राजकीय पॉलिटेक्निक किशनगंज और सुपौल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल हैं। पटना किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित, समेकित एवं प्रभावी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार वन स्टॉप सेंटर का संचालन कर रही है। महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य भर में 6 नए वन स्टॉप सेंटर निर्माणाधीन है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में संचालित कुल वन स्टॉप सेंटर की संख्या 65 हो जाएगी। वर्तमान में 59 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। प्रत्येक केंद्र में 13 प्रशिक्षित कर्मियों की टीम मौजूद है, जो पीड़िता को आश्रय, चिकित्सकीय सहायता, भोजन, कपड़े, मनोसामाजिक व कानूनी परामर्श समेत अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नए केंद्रों को जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर अनुमंडल मुख्यालयों पर स्थापित किया जा रहा है, ताकि दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी आसानी से इसका लाभ ले सकें। पटना बिहार को प्रदूषण रहित पर्यावरण अनुकूल प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम कर रही डबल इंजन की सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक और बड़ी सुविधा देने जा रही है, जिसके तहत सरकारी सीएनजी बसों को गैस भराने के लिए अब बाहरी सीएनजी स्टेशनों पर लंबी कतार में घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राजधानी के फुलवारी शरीफ स्थित परिवहन परिसर में सीएनजी स्टेशन निर्माण करने का फैसला लिया गया है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए परिवहन अधिकारियों ने कहा कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अंतर्गत चलने वाली सीएनजी बसों की ये स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका संचालन 24 घंटे फुलवारी स्थित परिवहन परिसर में किया जाएगा। इससे सीएनजी बसों के साथ डीजल बसों पर निर्भरता घटेगी, जिससे पर्यावरण अनुकूल विकास का सपना पूरा किया जाएगा। सुपौल सदर प्रखंड के नुनुपट्टी स्थित मदीना जामा मस्जिद परिसर में एक भव्य सार्वजनिक सभा पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर ए शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने अपने उच्च स्तरीय डेलीगेशन के साथ शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए मौलाना रहमानी ने शिक्षा और समाज सुधार के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के विकास का असली राज ज्ञान और शिक्षा में ही छिपा है। आज के समय में समाज को सही दिशा देने के लिए धार्मिक, व्यावहारिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना बेहद जरूरी हो गया है। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने भी शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक किया। सुपौल के काजी मुफ्ती अबुल कासिम रहमानी,
सहरसा के जामिया इस्लाह अल बनत के सदर मदरिस मुफ्ती मेराज सईद कासमी और मौलाना निजामुद्दीन शताशी ने अभिभावकों को अहम सलाह दी। वक्ताओं ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों की धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आज की आधुनिक शिक्षा पर भी खास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ एक पढ़ी लिखी, जागरूक और नैतिक रूप से ईमानदार पीढ़ी ही देश और राष्ट्र का उज्जवल व गौरवशाली भविष्य बना सकती है। सुपौल राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, अवैध अतिक्रमण और भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका में पारित आदेशों तथा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के निर्देशों के आलोक में बुधवार को समाहरणालय में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस और जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ संजीव सज्जन सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी और एनएच के किनारे व्यवसाय करने वाले संचालक मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार ने स्पष्ट किया कि हाईवे को अतिक्रमण मुक्त रखना सड़क सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध अतिक्रमणों और लंबे समय से लावारिस खड़े वाहनों की सूची तत्काल तैयार करें। पटना यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार की सड़क कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 31 एवं 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड 143.529 किलोमीटर को 4 लेन मानक में अपग्रेड करने के लिए 3,9,3,6,0,5 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना से बिहार और विशेषकर सीमांचल के जिलों के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA द्वारा लिया गया यह निर्णय बिहार के विकास की दिशा में दूरगामी साबित होगा। यह परियोजना केवल एक सड़क निर्माण योजना नहीं है, बल्कि बिहार के पूर्वी और सीमांचल क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक प्रगति का मजबूत ढांचा तैयार करेगी। खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिलों से होकर गुजरने वाले इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से अत्यधिक यातायात दबाव, तीखे मोड़ों और ज्यामितीय खामियों के कारण लगने वाले जाम से अब आम जनता को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सुपौल देश भर में लगातार सामने आ रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों, गंभीर बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सुपौल के नेतृत्व में मंगलवार की शाम शहर में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशालें लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और युवाओं, किसानों, मजदूरों व आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। इस ऐतिहासिक जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, युवा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम जी ने किया। यह जुलूस शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों से होकर गुजरा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, संस्थागत अनियमितताओं और बढ़ती महंगाई के खिलाफ तीखी नारेबाजी की। जुलूस के दौरान पूरे शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज रही और बड़ी संख्या में राहगीरों व आम लोगों का ध्यान इस आक्रामक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की ओर आकर्षित हुआ। नवादा जिला मुख्यालय के गया नवादा रोड पर देर रात एक मोबाइल दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस भयावह अगलगी की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक दुकान के भीतर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान और उपकरण पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस हादसे ने पीड़ित दुकानदार के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। यह अभागी दुकान स्थानीय निवासी रवि कुमार की थी। उन्होंने बताया कि रोज की तरह वे अपनी दुकान बढ़ाकर घर गए थे, जिसके बाद देर रात यह हादसा हो गया। शुरुआती आकलन और जानकारी के अनुसार आग लगने की मुख्य वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। इस अचानक लगी आग के कारण दुकान के अंदर रखे नए व मरम्मत के लिए आए मोबाइल फोन, एसेसरीज और अन्य कीमती सामान सहित लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस विशेष कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने संयुक्त रूप से सूबे के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम लोगों की गंभीर समस्याएं और शिकायतें सुनी। दोनों मंत्रियों ने प्राप्त आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए मौके से ही संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को फोन कर मामलों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिस समय प्रदेश कार्यालय के मुख्य सभागार में यह जनसुनवाई कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था, उसी दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अचानक जदयू कार्यालय पहुंच गए। उनके अचानक आगमन से कार्यालय परिसर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। नीतीश कुमार ने कार्यालय में उपस्थित एक एक नेता, पदाधिकारी और जमीनी कार्यकर्ताओं से बेहद आत्मीयता से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वे संगठन और जनता से जुड़ाव को मजबूत रखने के लिए हमेशा प्रदेश कार्यालय में आते रहेंगे।